हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड न सिर्फ ख़बरें देता है बल्कि जिस मुल्क की ख़बरें आपको पहुंचाई जाती हैं, हमारी कोशिश होती है कि वहां की सरकार और मीडिया का दुनिया के बारे में क्या नज़रिया है वो भी आप तक पहुँचाया जाए। इस वक्त इजराइल फ़िलिस्तीन जंग जारी है, हो सकता है कल ये बंद हो जाए। इस सिलसिले की खबर आज शाम ही हमने आपको पहुंचाई है। आज नज़र दुनिया पर कार्यक्रम में आपको हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि इजराइल की सरकार ने इस मौजूदा जंग से क्या कुछ नई हकीकतें सीखी हैं। जिस तरह से हज़ारों की तादाद में हमास और जिहाद इस्लामी ने इजराइल के ख़िलाफ़ रॉकेट और मिज़ाइलें दागी हैं, वो इजराइल के लिए बिल्कुल नया तजर्बा है। फ़िलिस्तीनियों की इजराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ पत्थरों से शुरू हुई जंग रॉकेटों, मिज़ाइल और ड्रोन तक पहुँच गई है। आपको इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट में आज छपे सेठ जे फ्रेंड्समैन का एक आर्टिकल पेश कर रहा हूं, जिससे आपको इजरायली दिमाग पढ़ने में मदद मिलेगी। इससे आपको इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि अब इजराइल और उसके दोस्त मुल्क, जिनमें अमेरिका, यूरोप और अरब बादशाहतें शामिल हैं, ईरान की मदद से या उससे टेक्नोलॉजी हासिल करके रॉकेट इस्तेमाल करने वाले ग्रुप्स, जिनमें फ़िलिस्तीन के हमास और जिहाद इस्लामी, इराक़ का हश्द अल शाबी और यमन के हूथी जैसे ग्रुप्स शामिल हैं, वो उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि हमास और जिहाद इस्लामी के ज़रिए बड़ी तादाद में इजराइल के ख़िलाफ़ रॉकेट्स के हमलों के बाद वहाँ हुकूमत चलाने वालों और डिफेंस एक्सपर्ट्स में बड़ी बेचैनी बढ़ रही है। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि लेबनान के हिजबुल्लाह, इराक़ के हश्द अल शाबी और यमन के हूथियों ने भी रॉकेट को उनके मुताबिक टेरर के नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया है। आज इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट में सेठ जे फ्रेंड्समैन के आर्टिकल की हेडिंग है, क्यों रॉकेट हैं मिडिल ईस्ट में टेररिज्म का नया सिंबल। उन्होंने कहा है कि पुराने दिनों में इस तरह के ग्रुप्स आत्मघाती बम धमाकों यानी खुदकुश हमलों या दूसरे तरीक़ों का इस्तेमाल करते थे। अब मिज़ाइल या रॉकेट टेररिज्म का नया निशान बन गए हैं और उनका इस्तेमाल वो मुल्क करते हैं जो टैंक, जेट, जहाज़ों और पनडुब्बियों वाले मुल्कों के ख़िलाफ़ जंग नहीं जीत सकते। सेठ जे फ्रेंड्समैन, जो जेरूसलम पोस्ट में ओपिनियन पेज के एडिटर हैं और अल जज़ीरा के लिए भी अक्सर आर्टिकल लिखते हैं, ने अपने आर्टिकल की शुरुआत करते हुए कहा है कि यमन के हूथी रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, इराक़ में मिलिशिया रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, हमास रॉकेट का इस्तेमाल करता है, हिजबुल्लाह के पास रॉकेट हैं। ये सब उनके मुताबिक टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए ख़ास हथियार बन गए हैं। वो आगे लिखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और फ़ौजी ज़बान में हम इन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स यानी गैर सरकारी एलिमेंट्स के तौर पर जानते हैं। कुछ उन्हें आतंकवादी सेनाओं यानी टेररिस्ट आर्मी के तौर पर भी मानते हैं। इन्हें किसी भी तरह समझा जाए, लेकिन इन सभी ग्रुप्स में जो बात कॉमन है वो ये है कि वे हकीकत में मुल्क नहीं हैं, लेकिन वे इलाके के कई मुल्कों के बड़े इलाकों को कंट्रोल करते हैं। जेरूसलम पोस्ट के बड़े जर्नलिस्ट सेठ जे फ्रेंड्समैन आगे लिखते हैं कि हमास गज़ा को कंट्रोल करता है और इसे एक मुल्क की तरह चलाता है। बकौल उनके हूथी बागियों का हवाई अड्डों समेत यमन के एक हिस्से पर कंट्रोल है। इराक़ में मौजूद शिया मिलिशिया, जिसे पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट PMU या हश्द अल शाबी भी कहा जाता है, हकीकत में इराक़ में ईरान के IRGC की तरह से सरकार की बाकायदा पैरामिलिट्री यानी अर्धसैनिक फ़ोर्स है, लेकिन उसकी शुरुआत एक मिलिशिया फ़ोर्स के तौर पर हुई थी। इनमें अलग अलग शहरों से जुड़े इलाकाई ब्रिगेड भी शामिल हैं। साथ ही सांप्रदायिक यानी फ़िरक़ों की बुनियाद पर भी इकाइयाँ हैं। इनमें बद्र जैसी पार्टियों के जुड़े मिलिशिया और असायब अहलल हक जैसे पहले के गिरोहों से जुड़े हुए
ग्रुप भी शामिल हैं। सेठ जे फ्रेंड्समैन आगे लिखते हैं कि हिजबुल्लाह भी एक पॉलिटिकल पार्टी और एक मिलिशिया है जो लेबनान के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है। ये मुल्क के अंदर फौज के अंदर की फौज यानी सब स्टेट मिलिशिया है जो एक बड़ी फौज और हथियारों के स्टॉक को कंट्रोल करता है जिसे सरकार के जरिए कंट्रोल नहीं किया जाता। इस तरह के ग्रुप मिडिल ईस्ट में यूनिक हैं जो बाकी कहीं नहीं मिलते। दुनिया की ज़्यादातर जगहों में हथियारबंद ग्रुप्स का मुल्कों के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल नहीं होता जिनके पास हज़ारों मिसाइलों का कंट्रोल हो। हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे ग्रुप्स के पास कई छोटे मुल्कों के मुकाबले में मिसाइलों और ड्रोन का ज़्यादा मॉडर्न हथियारों का स्टॉक हो सकता है। इजरायली जर्नलिस्ट फ्रेंड्समैन के मुताबिक मिसाइल या रॉकेट टेररिज्म का नया सिंबल बन गए हैं। पुराने दिनों में टेररिस्ट ग्रुप आत्मघाती बमबारी यानी खुदकुश धमाके या दूसरे तरीक़ों का इस्तेमाल करते थे। हालांकि ईरान ने खुद से जुड़े कई ग्रुप्स को दूसरे मुल्कों की फ़ौज में बदलने की कोशिश की है जो अपने मकसद हासिल करने के लिए गैर मामूली रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आमतौर पर इन रॉकेटों का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्समैन आगे लिखते हैं कि रॉकेट कई किस्म के होते हैं। मिसाल के तौर पर इराक में मिलिशिया अमरीकी फ़ौज पर हमला करने के लिए 107 mm और 122 mm वाले कट्यूशा या ग्रेड रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। हिजबुल्लाह के पास रॉकेटों का बहुत बड़ा स्टॉक है और यहाँ तक कि उनके पास सटीक निर्देशित यानी प्रेसिजन गाइडेड जंग का सामान भी मौजूद है। यमन के हूती ईरानी तकनीक की बुनियाद पर बने कसाफ ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से रियाद को निशाना बनाते हैं। हमास के पास अब तकरीबन 200 किलोमीटर तक मार करने वाले रॉकेट हैं जिससे इजराइल के ज़्यादातर हिस्से ख़तरे में हैं। आपको मैं बीच में बता दूं कि अभी हाल ही में हमास ने 250 किलोमीटर रेंज वाला अय्याश 250 मिसाइल इस्तेमाल किया है जो रोमन एयरपोर्ट को निशाना बनाकर किया गया है जिसकी दूरी गजा से 220 किलोमीटर है। इजरायली जर्नलिस्ट आगे लिखता है कि हमास ने 2 दहाई पहले अपने रॉकेट कैंपेन की शुरुआत कस्साम रॉकेट से की थी जो कुछ किलोमीटर तक ही जा सकता था। तब से इसने नए रॉकेट बनाकर गैर मामूली कामयाबियां हासिल की हैं जिनमें से ज़्यादातर की बुनियाद में ईरानी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सभी डिटेल्स में जाए बिना हमास के पास जो रॉकेट मौजूद हैं उसमें 107 mm, 122 mm, फज्र 3, फज्र 5, M302, Q12, S40, M75, J80, R160, A120 और कुछ दूसरे रॉकेट भी शामिल हैं। इनमें से कुछ सीधे तौर पर ईरान के फज्र रॉकेट की कॉपी हैं और कुछ दूसरे किस्म के हैं। कुछ रॉकेट के नाम भी ईरान के रॉकेटों जो फ़िलिस्तीन का इस्लामिक जिहाद, यमन के हूथी और इराक़ के हजदल शाबी इस्तेमाल करते हैं ईरान जैसे हैं। इनके मॉडल भी ईरानी रॉकेट जैसे हैं। वो आगे लिखते हैं कि जो बात जानना ज़रूरी है वो ये है कि ज़्यादा नामों के रॉकेट होने के बावजूद ये सब रॉकेट एक जैसी स्ट्रेटजी पर काम करते हैं। वे आम तौर पर कम मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करके ज़्यादा मॉडर्न फ़ौजों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका की मॉडर्न और अमीर फ़ौजें हैं। ईरान के दूसरे मुल्कों में मौजूद ग्रुप्स यानी प्रॉक्सी ग्रुप्स उतने पैसे वाले नहीं हैं लेकिन वे रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए बराबर की टक्कर देते हैं। वे रुकावट खड़ी करते हैं और गैर मामूली ख़तरा पैदा करते हैं। इससे तेहरान के हक़ में ताकत का बैलेंस बनता है और ईरान इसमें शामिल होने से इनकार भी कर सकता है। इजरायली जर्नलिस्ट सेठी जे फ्रेंड्समैन आगे लिखते हैं कि ईरान का मकसद इन रॉकेटों से पूरे इलाके को ख़तरे में डालना है। अब तक ये कामयाब रहा है। जो बात उन्होंने आगे लिखी है वो काफ़ी अहम है और इससे इजराइल, अमेरिका और अरब मुल्कों की बेचैनी ज़ाहिर होती है। वो कहते हैं कि इस पूरे इलाके को यमन, गजा, लेबनान, इराक़ और ईरान में अपने रॉकेट बेस के साथ ऐसा लगता है कि उसने पूरे इलाके को अलग अलग रॉकेटों के ज़रिए अपनी हदूद में ले लिया है। वो आगे कहते हैं कि इन सबको आपस में जुड़े हुए ईरानी टेररिज्म के खिलाड़ियों के तौर पर देखा जाना चाहिए। हर रॉकेट का इस्तेमाल ताकत दिखाने के लिए किया जाता है। वो आगे लिखते हैं कि रॉकेट के ख़तरे को हमेशा इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत नहीं है। 2006 से हिजबुल्लाह के पास रॉकेट का इस्तेमाल किए बगैर ताकत है। ईरान का मकसद रॉकेट के इस्तेमाल से
असर और ताकत दिखाना है। जब वो चाहेगा वो हमास के रॉकेटों और इराक के हजदल शाबी के रॉकेटों का इस्तेमाल करके इजराइल पर बरसाएगा, जैसे कि पिछले हफ्ते हुआ है। इजरायली फ़ौज का मानना है कि हमास और हजदल शाबी के पास तकरीबन 15,000 रॉकेट हैं। अब तक तकरीबन 3,500 का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिनमें से 500 इजराइल तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। इजरायली जर्नलिस्ट फ्रेंड्समैन आगे लिखते हैं कि हो सकता है कि हमास जल्द रुक जाए और फिर से तैयारी करे, लेकिन हमास का कहना है कि वो 6 महीने तक जंग लड़ सकता है। इसके बारे में ईरान ने सद्दाम हुसैन से कुछ सीखा हो सकता है। 1991 में स्कड मिसाइल का खतरा इजराइल के लिए एक खास मोड़ था, जिसके बाद इजराइल ने मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। इसके बाद ही एरो और दूसरे डिफेंस सिस्टम, जिसमें डेविड स्लिंग और आयरन डोम शामिल हैं, बनाए गए थे। वो आगे लिखते हैं कि इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के रॉकेट इजराइल और खाड़ी में डर पैदा कर सकते थे। सद्दाम ने ईरान के खिलाफ भी उनका इस्तेमाल किया था। हो सकता है कि तेहरान को रॉकेट को एक अनोखे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का ख्याल आया हो। ईरान जैसे गरीब मुल्क और उसके गरीब आतंकी ग्रुप्स अमरीकी अब्राम या मरकवा टैंक से टक्कर लेने के लिए टैंक नहीं बना सकते। वे F-16 जंगी जहाज़ के खिलाफ उससे बेहतर जंगी जहाज़ नहीं बना सकते। ये पनडुब्बी या ख़ास सतह पर चलने वाले जंगी बेड़े भी नहीं बना सकते। ईरान एक चीज़ जो बना सकता है वो है मिसाइल और ड्रोन। ये इसमें अपना पैसा लगाता है और इस तरह टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है। उसने ये समझ लिया है कि ये हथियार मिलिशिया और नॉन स्टेट एक्टर्स या टेररिस्ट ग्रुप्स के ज़रिए आसानी से बनाए जा सकते हैं। इस सिलसिले में उसने एक अनोखी टेरर स्ट्रेटजी अपनाई है। रॉकेट बहुत हद तक इस स्ट्रेटजी का सिंबल हैं, ठीक उसी तरह जैसे 2 दहाइयों पहले आत्मघाती हमला यानी सुसाइड अटैक हुआ करता था। आपने देखा कि आज के इजरायली अखबार में छपे इस आर्टिकल से कुछ अहम नतीजे निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि इस जर्नलिस्ट को ये तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ की खुफिया एजेंसियों ने मुहैया की है। ऐसा अक्सर बहुत से मुल्कों की खुफिया एजेंसियाँ किसी ख़ास मकसद के लिए करती हैं। खुफिया एजेंसियाँ कुछ खबरें जानबूझकर लीक करती हैं। दूसरी बात यह कि इजराइल और अमेरिका जैसी ताकतें ईरान की इस टेक्नोलॉजी को कितना बड़ा ख़तरा समझ रही हैं, इसका एहसास भी इससे होता है। तीसरी बात यह कि ईरान के ज़रिए बनाए गए रॉकेट और ड्रोन्स और उनकी टेक्नोलॉजी ने दुनिया में ख़ुद को बड़ी ताकत समझने वालों का क्या हाल बनाया है, इस आर्टिकल से वो भी समझ में आ रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश होती है कि मिडिल ईस्ट की गहराई से स्टडी करके अपने दर्शकों तक सभी जानकारियां पहुंचाई जाएं, जिससे बदलते ताकत के बैलेंस को अच्छी तरह समझा जा सके। हमारी इसी कोशिश के तहत हम आपको बड़े फ़िलिस्तीनी जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान के गहराई वाले आर्टिकल भी पहुंचाते रहते हैं, ताकि हमारे देखने वालों की सोचने समझने की सलाहियत बढ़े और मजबूत हो और मिडिल ईस्ट में होने वाली सभी साजिशों और बदमाशियों को अच्छी तरह समझा जा सके। इस वक्त जारी इजराइल फ़िलिस्तीन जंग में हमास और जिहाद इस्लामी के ज़रिए इजराइल के ख़िलाफ़ हज़ारों रॉकेट के इस्तेमाल के बाद इजराइल में इस पर गहराई से बहस हो रही है। ये बात भी काफ़ी अहम है। आखिर में आप बताइए कि इतनी बड़ी साजिशों का सामना करने के लिए थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों और ख़ास तौर से मुस्लिम मुल्कों को भी अपनी एजुकेशन की सतह और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, या फिर अमेरिका और इजराइल की अरब बादशाहतों के ज़रिए की जाने वाली ग़ुलामी कुछ भला कर सकती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।